देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर इसका है, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था है। ठीक है, ये लोकतंत्र से समझ बनता है। ठीक है, इसी को लोकतंत्र आप लोग समझिएगा। ठीक, देखिए इसी के बारे में अब्राहम लिंकन कहे थे कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित क्या है, शासन है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों देखिए सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? सत्ता मतलब होता है शक्ति, और शक्ति का मतलब साझेदारी का मतलब है साझा करना, मतलब जुड़ के काम करना। ठीक है ना। तो देखिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता के साझेदारी होता है। ठीक है ना। देखिए सत्ता मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार। कहने का मतलब है कि सरकार में जो है हिस्सा देना समाज के सभी लोगों को। ठीक है ना, तो हिस्सेदारी को ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह की सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उनमें असंतोष एवं संघर्ष पैदा होती है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज कई वर्गों में बंट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। देखिए मान लीजिए दोस्तों, जाति के आधार पर, धर्म के आधार के या क्षेत्र के आधार पर समाज जो है कई वर्गों में बंट चुका है, और इसी को हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, सांप्रदायिकता का मतलब होता है अपने धर्म से प्रेम और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। या दोस्तों इसी को दूसरे शब्दों में हम कहें अथवा करके, अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक सद्भाव को प्रस्तावित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव किए एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। कहने का मतलब है, सद्भाव का मतलब होता है दोस्तों एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन यहाँ आप है तो उसका आंसर देखिएगा, भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। यानी आप किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दे सकते हैं। ये सब जितने भी तरीके हैं इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? तो देखिएगा भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि देखिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत में किसी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है,
बल्कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। भारत में आप धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी धर्म जो है दोस्तों यहाँ पर समान है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह हुआ कि किसी भी धर्म को यहाँ राजकीय धर्म की दर्जा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करो जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रावधान है निम्न इस प्रकार। पहली जो है, भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लैंगिक विभेद या लैंगिक और समानता क्या है? तो देखिए, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। दोस्तों अपने समाज में देखते हैं कि लड़का लड़कियों में जो भेदभाव होता है लिंग के आधार पर, माने लड़का है तो उसको ज़्यादा मान्यता मिल रहा है, लड़की है तो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक विभेद। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी है? स्पष्ट करें। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर इसका क्या है मतलब, भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं भी अभी भी जारी है। कहने का मतलब है वंशागति पेशा पर आधारित समाज का मतलब होता है, आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है उसके पिताजी जो कार्य करते हैं आने वाली पीढ़ी भी वही कार्य करता है, तो इसी को असमानताएं जो है स्पष्ट किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो देखिए, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से कम थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या 545 से मात्र 59 थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। देखिए इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के दो कार्य, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट जो है तैयार करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य है। ठीक है ना। और दूसर की बात जो है प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना है, यानी प्रकृति कोई आपदा या ऐसी घटनाएं घट जाती है उसमें सहायता के कार्य करना होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए। देखिए दोस्तों, संघीय शासन की दो विशेषताएं हैं। पहली है लिखित संविधान और दूसर का जो है 2 स्तरों की सरकार। 2 स्तरों की सरकार का मतलब होता है दोस्तों कि जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देश को चला रहे हैं, उसी को बोला जाता है संघीय शासन व्यवस्था या 2 स्तर की सरकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देखिए, नगर परिषद में अपने सदस्यों के बीच महापौर को चुनती है, महापौर को चुनती है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर निगम परिषद की सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। इस नाते वह नगर में आए अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या है। दोस्तों देखिएगा, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर में पंचायत समिति एवं जिला स्तर में जिला परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समवर्ती सूची क्या है। तो देखिए, समवर्ती सूची क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव होते हैं, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। राज्य